हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एसीसी डिफेंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क का प्रैक्टिस पेपर। इस प्रैक्टिस पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन हैं और आपको पेपर में बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी का अंदाजा इस पेपर को सोल्व करके लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये पेपर का लेवल आसान है, ईजी है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है वो भी शुरू कर दें और अपना पहले स्कोर चेक कर लें, आपका भी कितनी नॉलेज आपको हो गई है। तो इस पेपर से आपको आपका अंदाजा पता चल जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले सोल्व कर सकते हैं, फिर इसको वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, जो हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास पेपर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सी ऑप्शन में तीसरा क्वेश्चन, ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ऑस्कार पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, फिल्मों में, सिनेमा में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बानू अथैया, सी ऑप्शन। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो पहले प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था, ए ऑप्शन में। एक प्रश्न ये बनता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जे.सी. वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एक रेडियो का आविष्कार, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ये चीजें याद रखिएगा। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। बिल्कुल ऐसा आपको लेवल अगर मिल गया तो मान के चलिए आप 45 प्लस क्वेश्चन इसमें ठोक के आओगे, ठीक है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक यानी कि ऊष्मा किसे बोलते हैं, हीट को, ठीक है, गर्मी को। तो जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती है। अब चांदी में भी हीट पास होती है, आपको पता होगा, तांबे में भी होती है, एल्यूमिनियम में भी होती है। तो जो कांच है, कांच में कोई भी हीट पास नहीं होती है। ऊष्मा का ये एक कुचालक है, ठीक है, ये सुचालक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कांच। अगला प्रश्न देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था। अब पदार्थ पहला होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। तो उसमें से चौथी अवस्था पदार्थ की होती है प्लाज्मा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा लेवल मिल जाएगा आपको पेपर में, प्लाज्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपको याद होना चाहिए, बी और सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ओनली विटामिन सी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। और जानकारी ले लेते हैं इनसे हम। आपको पता होगा विटामिन डी से क्या होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफ्रोल, इसका नाम होता है, ठीक है। विटामिन के जो ब्लड के तक के जमने नहीं देता है, ठीक है। क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। और विटामिन सी आपको पता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स। विटामिन ए आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन के आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये हमें दिया हुआ, देखिए। सही उत्तर सबको पता होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा पीछे रह गया। चलिए चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है N2O, N के पैर में 2 फिर O, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हंसाने वाली इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग गैस। 11 नंबर प्रश्न हमने कर लिया पहले। अब 12 नंबर प्रश्न देखिए, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस की जाती है। कंप्यूटर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। तो कंप्यूटर किसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है, बदल देता है। तो सबको पता होगा, इस क्वेश्चन को सबने पढ़ा भी होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। तो इसके चांसेस हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डाटा है जो, उसको कंप्यूटर क्या इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
टेलीनेट ये भी इंटरनेट से संबंधित है, ईमेल भी इंटरनेट से चलता है, मोबाइल भी इंटरनेट से चलता है। पर जो यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर में यूज़ होता है इसका, तो ये पावर देती है कंप्यूटर को, ये इंटरनेट से नहीं चलती, ये बिजली से चलती है, तो ये इसका इंटरनेट से संबंध नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आसान भी है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है एक, एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जिसे यूज ना किया हो, जिसको वरतों में ना लाया गया, वो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोग्राम भरे हों। तो ये तीनों एक सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। आगे देखिए, एक वस्तु 120 रुपये में खरीदी गई है और 160 रुपये में बेच दी गई है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 120 रुपये में खरीदी गई है, तो खरीद आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस कितने का हुआ है? 160 रुपये का। तो हमें कितने का लाभ हुआ है? हमें पी हो गया हमारे पास 40 का लाभ हो गया। अब 40 का लाभ हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो क्या हमें पता है? लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। हमारे पास लाभ 40 था और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 120 की हमारे पास आई है, और गुना 100 से कर देंगे अगर हम परसेंटेज निकालनी है। 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास, और इसे हम काट लेते हैं 2 के पहाड़े पे। ये हमारे पास आ जाएगा 100/3, 20 को 5 से गुना हो जाएगा और 100/3 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 33 सही 1/3%, जो हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे ऐसे और 50 सेट हमने पूरे करने हैं। 50 सेट पेपर से पहले पहले हमारे इस चैनल पे आएंगे, तो हर रोज क्लास लगे करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन देखिए, 18 दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एक ब्लैंक, और फिर यहाँ 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसको देखिए पहले, ये दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 5, ठीक है। मान लीजिए ये कितना है? 10 से गुणा कर लेंगे हम 3 को, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है जो 3 है वो 5 से कितना ज़्यादा कम है? 20 कम है। अब 30 है और 50 है, कितना कम है? अगर 50 हमें मान लें 100% है, सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सबको समझ आ जाएगा क्लर्क वालों को। अगर 5 है जो 100% है, तो 3 कितना होगा? 30 60% हो जाएगा। यानी कि जो 5 है वो 40% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 3 से। तो वैसे 18 से भी हमें 40% ज़्यादा कर देना है। 18 से 40%, 18 कितना 60% है, और इसमें 40% और जोड़ देंगे। 18 का 40% कितना बनता है? 12, ठीक है। सिंपल से कंसेप्ट है। 20% कितना होता है? 6, और 40% हमारे पास आ गया 12, और 60% हमारे पास आ जाएगा 18। तो जी हमें 60% दिया हुआ है, ठीक है। आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बाकी मुझे ये सही लगा। अब हमें इसका 100% करना है, 100% करना है हमें इसका। तो 100% कैसे हो जाएगा? 20 और 20 40, और इसमें जोड़ देंगे 12, ठीक है। 40 हमारे पास कितना आ गया? 12%, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो माफ़ कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 18 और 12, 18 में 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 30, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया तरीका, ठीक है। बहुत सोच रहे होंगे कि ये कैसा कंसेप्ट है, ये आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक आसान से क्वेश्चन को हम कैसे बता देते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे कर देना है, रेशो मतलब बटा, और रेशो डबल रेशो मतलब बराबर कर देना है, 3/5, ठीक है। और ये इधर बराबर नीचे है, ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, 5 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा और 3 इधर जाकर नीचे आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? 18 गुना 5/3, 18 गुना 5 यानी कि 90/3, कितना करके हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये इसका सही फॉर्म है करने की। जो पहले बता रहा था वो आपको नहीं करना है, वो मैं आपको समझाने कर लगा कि पेपर में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करना है। जो आसान क्वेश्चन है उसको अगर हम बड़ा बनाएंगे तो इसमें 3-4 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन है ये 30 सेकंड का, 1 मिनट लग जाएंगे, और ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। हमसे क्या बोल रहे हैं? यदि 3/4 ऋण चुकाने पर भी, किसी से हमने ऋण लिया हुआ, उधार लिया हुआ है, तो अगर हम उसका 3/4 चुका देते हैं, यानी कि 75% चुका देते हैं, माफ़ कीजिए, सही ऐसे होगा। 3/4 कितना होता है हमारा? 75%। तो 75% हम चुका देते हैं, ऋण उधार चुका देते हैं, फिर भी हमारे पास 600 रुपये ऋण शेष बच जाता है, बचता है। तो कुल ऋण राशि कितनी है? तो इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ। मान लीजिए कुल ऋण राशि हमारे पास है x, ठीक है। प्रश्न अनुसार उन्होंने क्या बोला है? 3/4 हमने ऋण क्या है?
दे दिया है 3/4 ऋण, ऋण को माना हमने एक्स, एक्स साथ लिख लीजिए, और साथ में कितना कितना बचता है, 600 रुपये बचता है, उसे 600 में ऐड कर दीजिए। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास राशि आएगी उसे एक्स के बराबर रख दीजिए, क्योंकि ये हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास आ जाएगा इसे सोल्व करके x/4 बराबर 600, ये 4 इधर जाके गुना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2400। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2402 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब भी पूर्ण वर्ग की बात आ जाए तो सीधा 2402 का वर्ग निकाल लीजिए आप। 2402 रख लिया हमने यहाँ पे, और सबसे पहले दो रकम है, दो ये 4 पे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16, 16 आ गया, ऊपर 4 है, फिर +4 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8, और फिर 24 में 16 गए तो हमारे पास बच गया 8, ऊपर से दो रकम लेंगे, 802 बन गया हमारे पास, 802 बन गया। अब किस पे हम भाग करें, 9 पे भाग करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 9 ले लिया, और 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 801 आ गया, ठीक है 801। कितना शेष बच गया, एक शेष बच गया, ठीक है, एक शेष बच गया। अगर ये एक ना होता, 2401 होता, तो क्या होता, पूरी राशि जो है भाग हो जाती, किससे भाग होती, 49 से, जो हमने 49 पीछे सोल्व किया, ऊपर ऐसे लिखा था 49 है ये वाला, इससे ये हमारे पास भागफल होता है, ठीक है, वर्ग होता है, 49 गुणा 49 होता है 2401, ठीक है। तो अगर 2402 दिया हुआ है तो इसमें से एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2401। तो कितना हमें घटाना पड़ेगा, एक संख्या हमें घटानी पड़ेगी जो हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में 1। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, बोल रहे हैं एक भिन्न का जो अंश है, अंश होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर से बोलते हैं, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इंग्लिश वाले न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी वाले हर। तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो अंश से 2 अधिक है उसका जो नीचे वाला हर होता है, ये वाला हर ऊपर वाले अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 1 की कमी कर दी जाए, बोल रहे हैं यदि अंश में 1 की कमी कर दी जाए, इसमें अंश में 1 की कमी कर दी जाए तो जो भिन्न है वो कितनी बन जाती है, 2/3 बन जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या होगा, तो जब अंश और हर पता चल जाएंगे उसको हमें जोड़ कर देना है, तो हमें योग पता चल जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो फिर भी क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं आप, अभी आपको समझा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले क्या माना हमने, अंश और हर हमें पता करना है। सबसे पहले मान लीजिए एक्स है जो एक हर है, और जो अंश है, ठीक है, अंश मान लेना एक्स, और जो हर है उसे हमें मान लेना वाई, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं, जो भिन्न का हर है, हर यहाँ पे लिख लिया, भिन्न का हर है वो क्या है, अंश से 2 अधिक है, कितना आ गया, भिन्न का हर ये हो गया, ये हो गया अंश, अंश से 2 अधिक है, x+2 आ गया, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, भिन्न का हर अंश से x अंश हो गया और 2 अधिक हो गया, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार उन्होंने एक और बात बोली है, यदि अंश में 1 कम कर दिया जाए, ठीक है, अंश में 1 कम कर दिया जाए, नीचे हमारे ले लेंगे y, तो संख्या कितनी बन जाती है, संख्या बन जाती है 2/3, 2/3 संख्या बन जाती है। अब देखिए, तो ये हमारे पास समीकरण बन गई, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू ये पहले पता चल गई, अब इसमें y भी भर देंगे, पूरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो मैं इसको कट कर दूं, आपको समझ आ गया होगा। आगे हम सोल्व करते हैं, जगह कम होती है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1 दोबारा लिख देता हूँ, बटा y इज इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा 3x-3 इज इक्वल टू 2y। हमारे पास आ जाएगा इसकी इक्वेशन 3x-3 इज इक्वल टू 2y की वैल्यू हम भर देंगे यहाँ से, जो हमने पहले y की वैल्यू पता की थी वो कितनी थी, x+2, x+2 हमने पता की थी। समीकरण हमारे पास आगे बन जाएगी 3x-2x बराबर 4+3, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे काट के आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब हम इसका हर निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यू थी y इज इक्वल टू x+2 पहले, तो उसमें अगर हम हर का जोड़ रख लेंगे, हर यहाँ पे y है, इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, +2 कर देंगे, हमारे पास आ गया 9, 9 हर आ गया और 7 हमारे पास आ गया अंश। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 7 अंश और 9 हर का जोड़ कितना हो जाएगा, माफ़ कीजिए हमारे पास हाँ सही है, 7 अंश और 9 हर, कितना जोड़ हो जाएगा 16, 16 में दिया हुआ है बी ऑप्शन में। थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमें इंग्लिश भी सोल्व करनी है। क्वेश्चन देखिए, x³ + 27 के गुणनखंड क्या है, x³ + 27 कैसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x की ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a³ + b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b, हमारे पास यहाँ पे ax है और b 3 है, a + b इंटू x² + 9
-3x, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला इसका ये है, इसके हिसाब से हमने सोल्व किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई है, x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 3x। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, x प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। 2 3 5 7 और 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। 13 आ गई, फिर 17 आ गई। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 से शुरू होती हैं, जो अपने ही पहाड़े पे बाग होती हैं। तो इनमें बोला है ये सब अभाज्य संख्या है, तो x का मान क्या होगा? अब खुद से बात सीख, सबको कॉमन सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम भर देंगे 3, ठीक है, 3 भर देंगे, ये भी अभाज्य संख्या बन जाएगी। अगर 2 भरेंगे तो भी अभाज्य संख्या है। तो पहले दोनों को चेक करते हैं। पहले 2 भरते हैं। अगर x में 2 भरा तो ये अभाज्य हो गई। दूसरी में x प्लस 2 है, 2 प्लस 2 भरा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगी। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 3 को भरते हैं, 3 भरा, फिर 3 प्लस 2 भरा, और फिर यहाँ पे कोमा है, कोमा बीच में, x प्लस 4। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 भर दिया, 3 आ गया, 5 आ गया और फिर 7 आ गया। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 11 भरेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 4 15, 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 11 भी फेल हो जाएगा। 17 भरेंगे तो पहली में 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, जो दोनों अभाज्य संख्या है। और 17 और 4 21, जो 21 आ जाएगा वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न। बोल रहे हैं यदि a किसके बराबर है? a 2 4 6 और 7 के बराबर है, और b किसके बराबर है? 6 7 8 और 9 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें b माइनस ए में पता करना है, b माइनस ए पता करना है। ठीक है, b में क्या क्या दिया हुआ है? 6 7 8 और 9, माइनस a में दिया हुआ है 2 4 6 और 7। ठीक है, तो जो 6 और 7 हैं ये तो कट हो गए, तो ये रकमों को छोड़ना है, क्योंकि b को हमने मेन मान पे चलना है। तो 8 9 है। ठीक है, 8 9 है, ये बच गया, और यहाँ बच गया 2 4। तो यहाँ पे कौन सी रकम होनी चाहिए? 8 9 होनी चाहिए। ठीक है, 8 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास कितनी बची है? 8 9 और 2 और 4 बची थी। तो ये रकम इसका किसी से माइनस नहीं होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 9। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न। संख्याओं 18 17 x 23 और 29 का औसत कितना दिया हुआ है? 23। औसत कैसे निकालते हैं? जितनी रकमें दी होती हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लिया, और उतनी 5 रकमें बटे 5 ले लिया, और बराबर कितना रख दिया? 23। 23 रख दिया बराबर। अब क्या आएगा हमारे पास? ये होता है पदों का योग, और नीचे होता है पदों की संख्या। तो ये आ गया 23 बराबर, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा करते हैं, सबको जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 87। ठीक है, 87 प्लस x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5, और इधर 23। 23 5 से गुना हो जाएगा, 115 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 87 प्लस x। तो 15 में 115 में से 87 माइनस हो जाएगा, 115 माइनस 87 इज इक्वल टू x। x हमारे पास आ जाएगा 28, 28x हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, माफ कीजिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये होगी हमारी रेलगाड़ी, बना ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लंबी रेलगाड़ी होगी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये बिजली का खंबा है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आगे खंबा है, खंबा उसको कितने टाइम में करती है कवर? 20 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखिए रेलगाड़ी की चाल हम स्पीड लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बटा समय हमारा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो रेलगाड़ी दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी हमारी रेलगाड़ी की दी हुई है 100, कितने टाइम में? 20 सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चलती है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ? कभी नहीं दिया हुआ है। 5 मीटर प्रति सेकंड दिया, हमारे पास आंसर आया है। मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में, किलोमीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सीधा किसी का आया 5 मीटर। ठीक है, चलो जी सीधा 5 पे आंसर लग गया पेपर में। चलो जी, हमारा तो विश्वास हो गया, चलो आंसर आ गया। ये नहीं देखना पीछे किलोमीटर लगा हुआ है।
करते हैं ऐसे बहुत लोग, ऐसा नहीं करना है। किलोमीटर घंटा लगा हुआ है तो किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट करें। 5 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो मेरे पास बन गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जे इसका सही उत्तर हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन। अब 25 क्वेश्चन हमारे सही हो गए हैं। आगे हमारे पास जो है महापाठ आ गया हमारे पास इंग्लिश का 100 नंबर, जिसमें आपको कवर करने हैं 100 नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसेज आ गया जी। ठीक है, पैसेज आ गया है। अब पैसेज को मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पैसेज इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारे आंसर पैसेज में आपको मिलेंगे क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पैसेज को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, कैसे पैसेज को ये कैसे आए, ये कैसे आए। तो पहले पैसेज को पढ़ लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पूरा पेपर आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे कोई 1 रुपया नहीं आपको देना, बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पीडीएफ उठा लेना है। और उसमें से ये पैसेज जो पार्ट है इंग्लिश का, इसको पहले आपको खुद को करना है, फिर वीडियो में आपको आंसर अपने चेक करने हैं कि आपके आंसर कैसे आ रहे हैं। तो ये था हमारा पैसेज। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड करेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये हमारे पास पैसेज है, बहुत ज़्यादा पूछा गया जाता है ये पैसेज, इसीलिए रखा हुआ है। तो यहाँ से लेके पैसेज, यहाँ पे आपको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अब नीचे देखिए ये पैसेज चल रहा है, आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसकी ऐसी बात नहीं, आंसर बताऊंगा कहाँ कहाँ से आंसर मिल रहे हैं। urbanization एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब शहरी करना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन गई है तो उनका विकास हो गया है, तो वो क्या करती हैं, हैज़ लेड टू, क्या करती हैं वो, शहरीकरण हो गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो वो क्या करती हैं। सबसे पहले मैंने पहले ढूंढ के रखे हुए हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, urbanization एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू, बिल्कुल आंसर मिल रहा है, ब्रेकिंग अप ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्या करती हैं, ब्रेकिंग अप कर देती हैं फैमिली, जो जुड़ी हुई फैमिली होती है उनको तोड़ देती हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, एल्डरली पीपल आर गेटिंग निगलेक्टेड। जो एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, घर में जो हेड होते हैं घर के, तो उनको क्यों निगलेक्ट किया जाता है, निगलेक्ट क्यों, उनको उतनी जो रिस्पेक्ट है वो उनको नहीं दी जाती है, निगलेक्ट किया जाता है हर बात पे, उनकी सुनी नहीं जाती है। तो क्यों की यहाँ पे देखो, बिकॉज इसलिए किए जाते हैं। ये भी आंसर आपको पैसेज में दिया हुआ है। इस लेवल का पैसेज बड़े आपको शायद ना ही मिले, लेकिन मैंने डाल रखा है यहाँ पे, शायद ही आपको ऐसे पेपर में देखने को मिले। अगर ऐसा मिले तो आपको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया मैनी एल्डरली पीपल गेट निगलेक्टेड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर सेटअप ऑफ फैमिली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैमिली के, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर सेटअप ऑफ फैमिली, फैमिली के जो परमाणु स्थापना के कारण। ठीक है, फैमिली के परमाणु स्थापना के कारण उनको निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26/7 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वी शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली एंड रिवाइज ओवर। हमें क्या है, अपने आप को क्या है बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बना के रखनी चाहिए और अपने आप को सोचना चाहिए। किसको सोचना चाहिए, हमारी मोरल वैल्यूज़ को सोचना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ पहले देखो, पास्ट होता है बीत गया, मोरल वैल्यूज होता है नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक जो हमारे मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य और बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि व्यवहार और आचरण, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और कमजोरी। तो हमारे जो पूर्वजों ने हमें नैतिक मूल्य सिखाए हैं उसको हमें क्या है, सोचना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। ये आपको पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको आंसर पता लगेगा, ये आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, पैसेज पढ़ोगे आपको इस आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मोरल वैल्यूज, द ओनली पीसफुल प्लेस लेफ्ट फॉर द एज्ड। तो जो बूढ़े लोग होते हैं घर के, तो उनके लिए जो सबसे शांतिमयी जो जगह है वो कौन सी बचती है, जब हर कोई उनको निगलेक्ट करता रहता है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ द ओनली पीसफुल प्लेस फॉर दिस वीक, जो अकेली वही पीसफुल शांतिमयी जगह बचती है इन वीक, कमजोरों के लिए, उदासों के लिए और डिप्रेस्ड होता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड हो चुके हैं किसी की बातों से। पीपल इन द इवनिंग आर देयर होम्स ऑफ द एज्ड, उनके जो होम्स हैं, उनके घर हैं एज्ड। तो इसका उत्तर हमें मिल गया सीधा, तो हमें दिया हुआ है देयर नेटिव प्लेस, देयर पेरेंट होम, उनके पिता का घर, जो बूढ़े लोग उनके पिता के घर का उनका घर होता है, कोल्ड एज होम जहाँ ऑर्फनेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोल्ड एज नहीं आएगा, ठीक है, ओल्ड एज आएगा, टाइपिंग में गलत हुआ है, ओल्ड एज होम, जो हमें सीधा पैसेज में मिल गया। बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, उनका जो अपना घर है वही उनके लिए शांतिमयी शांतिपूर्ण जगह है। क्योंकि नई नई जैसे जैसे इसमें दिया हुआ, जैसे जैसे नई नई पीढ़ी आ रही है तो वो अपने बड़ों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। अब कोई नई जनरेशन का आ गया है तो अपने बाप दादा को भी निगलेक्ट करेगा, उनके विचार अगर कोई बाप दादा विचार बताएगा तो उनके विचारों को भी निगलेक्ट करने लग जाएगा। हु वर सीन एज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट एंड एक्सपीरियंस, किसको आदर और अनुभव की परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा गया है।
तो वो किसको देखा गया है पूरे पैसेज में, किसको देखा गया है? द एज को, जो बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्गों को देखा गया है। अब आगे पैसेज दिया हुआ है, हम उस पर चलते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है, वीडियो को रोक कर आप पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियो पे रोका हुआ है। आगे देखिए, ये इसका पार्ट अगला है, तो यहाँ तक है ये पैसेज। ये ऐसे साइज का आपका पैसेज आएगा, थोड़ा लेवल इससे हार्ड हो सकता है। शुरू करते हैं। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना आपको, ठीक है। व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टुडेज जनरेशन? तो जो आज की जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, सक्रिय उद्देश्य क्या है? दे आर मोर इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, वो बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। दे आर मोर इनटू फैशन एंड टाइम पास, वो क्या है, फैशन में जा चुके हैं और टाइम पास करते हैं। या फिर दिया हुआ है दे हैव टू पावर टू वर्क लेस एंड गेट मोर, जब उनके पास ऐसी पावर है कि वो काम कम करें और उनको ज़्यादा मिले। द यूथ नो हाउ नो नोज वट ही हैज़ टू डू, तो क्या लिखा हुआ है? द यूथ नाउ नोज, तो यह यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जानती है कि उसको क्या करना है। तो पैसेज की पहली लाइन में लिखा होगा यहाँ पे, द मॉडर्न यूथ, जो मॉडर्न युवा पीढ़ी है, मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग देन द प्रीवियस, आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है पहली पीढ़ी से। तो हमें आंसर मिल गया, हमारा क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन इज सीन एज अचीवमेंट, तो जो अकेडमीज हैं, जो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसकी जब हम उसकी क्वालिफिकेशन को क्या एक अचीवमेंट माना जाता है, ठीक है। विच एड्स टू प्रॉब्लम, जो एक आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। सब कोई अगर कौन अचीवमेंट मानता है, ठीक है, अचीवमेंट माना जाता है अकेडमिक क्वालिफिकेशन को, जो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम का काम करती है। तो वो किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स, जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे पेरेंट्स के कारण होती है। या इंक्रीज इन द अर्ज ऑफ गेटिंग हायर रेमुनरेशन, तो हायर रेमुनरेशन को पाने के लिए, ठीक है, वो जो हमारा उत्सुकता है उसको बढ़ने के कारण, या लैक ऑफ फोकस और अटेंशन, हमारा जो ध्यान है और अटेंशन है उसके कम होने के कारण, या डिसइल्यूजनमेंट एंड डिप्रेशन, या फिर निराशा और डिप्रेशन के कारण, ठीक है, उदासी के कारण। तो ये भी हमें दिया हुआ पैसेज में। चलते हैं पैसेज की ओर। 32 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया हमें। अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स थिंक ऑफ एकेडमिक्स एज अचीवमेंट। देखो, जो अनपढ़ हैं और कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं कि अकेडमी एक अचीवमेंट है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा आंसर? अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इनडिसिप्लिन, एरोगेंस, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिप्रेशन, इतने बड़े वर्ड दिए हैं, कोई पढ़ के नहीं जाएगा तो वैसे डर जाएगा। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? निराशा। इरिटेशन चिड़चिड़ापन, एंगर गुस्सा, और इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता, एरोगेंस हंकार, डिसइल्यूजनमेंट निराशा, और डिप्रेशन हमारे पास होता है उदासी। ये किसके कारण होता है? तो पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब किसके कारण होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है। पूरे पैसेज में बात किसी की गई है, जो पढ़ा लिखा है और उसे नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है पढ़ लिख के भी, तो उसे क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे होने की, पढ़े लिखे की बेरोजगारी। तो इसके बारे में बात की गई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मेन थीम भी यही बनता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन भी आ गया। सजेस्ट अ स्टेबल टाइटल फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। स्टेबल इसका टाइटल बताइए पैसेज का। हर पेपर में आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, पैसेज का टाइटल बताइए। तो पैसेज अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि पैसेज का टाइटल क्या बनेगा। तो देखिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी। पढ़ लिख के भी इंसान बेरोजगार है, जो अकेडमीज को उनके लिए प्रेशर बढ़ जाता है अपने माँ बाप का, सबका, जो आप पैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ एजुकेशन एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति है, पढ़ाई लिखाई एक क्रांति है। यहाँ फाइट फॉर पावर, या पावर के लिए एक हमारा जुनून है, फाइट कर रहे हैं हम, या प्रोफेशनलिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पैसेज को पढ़ के पता चलेगा। यहाँ पे दिया हुआ, यंग स्टूडेंट मस्ट सीक एडवाइस ऑफ स्कूल काउंसलर्स। तो जो यंग युवा पीढ़ी है उनको क्या करना चाहिए? हम अपने स्कूलों में जो सलाहकार होते हैं, बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन में दिया हुआ, यंग स्टूडेंट मस्ट टेक अ कोर्स विच देयर फ्रेंड्स आर ऑप्टिंग। युवा पीढ़ी को वो कोर्स लेना चाहिए जो उनके फ्रेंड ले रहे हैं, या युवा पीढ़ी को ऐसा कोर्स लेना चाहिए जो उनके माँ पिता बताएं। यंग स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिल जाती है, ये तो दिया ही नहीं हुआ, ये तो पहले गलत हो जाएगा। अब यंग स्टूडेंट टेक अ कोर्स, जो उनके माँ बाप बताते हैं, ये भी, इसको भी पहल नहीं दी हुई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यंग स्टूडेंट को ऐसा कोर्स लेना चाहिए जो उनका फ्रेंड ले, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। यंग स्टूडेंट मस्ट सीक द एडवाइस ऑफ, अपने स्कूल में किसी अच्छे की, किसी सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए युवा पीढ़ी को। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैंने ये ऑप्शन ऐसा आपको बता दिए हैं, आप पहले पैसेज को पढ़ना, फिर आप इसको चेक कर लेना।
लगभग आपको 15 से 20 पैसेज आपको टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। वही मैं बाद में वीडियो में डालूंगा, ठीक है। आगे लिखिए 36 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज डैश मोर फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वाज डैश मोर, वाज द मोर, वाज एंड मोर, ए मोर। तो एंड किसके लिए होता है, वोवल सेंस इसमें आए उसके लिए एंड होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द मोर, मोर के आगे दा नहीं लगता कभी भी, ठीक है। तो एक इंसान की बात हो रही है, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज आ मोर फेमस, ठीक है, आ मोर फेमस, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 क्वेश्चन, डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट इज। ये है हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री, कोल्डर भी कंपेरेटिव डिग्री है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयरिंग डिग्री हमारे पास आ जाए कंपेरेटिव डिग्री, उसके आगे क्या लगाना है, सीधा कुछ नहीं सोचना है, दाल लगा देना झटके से, ठीक है। यहाँ पे भी दाल लगा दो और यहाँ पे भी दाल लगा दो, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया है, ये वाला 37 का, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन, एग्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन। तो डोजन के आगे हमेशा क्या लगता है, द डोजन। डोजन एक इकाई है, ठीक है, गिनती नहीं है, ठीक है। डोजन में 12 होते हैं, तो डोजन के आगे फिर दा लगना है, द डोजन। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, सही फॉर्म में लिखना है। फॉर सम टाइम्स कभी इससे सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। विच इज ट्रबलसम, क्या ट्रबलसम है, तो हमें तो पता ही नहीं है किसकी बात हो रही है, सीधा विच इज ट्रबलसम। तो बी वाला, बी से तो कोई सेंटेंस दिया नहीं हुआ है, ठीक है। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, तो यहाँ शुरू हो सकता है, वेदर की बात हो रही है, वेदर क्या है, कूल एंड प्लीजेंट बन जाता है, बिकम्स बन जाता है, सी ए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, डी के बाद बी दिया हुआ है, इन इट विच, तो डी भी हमारा सही नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारे पास बची हैं, ए और डी। सी से शुरू हुआ है, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, सी, और फिर हमारे पास बन जाएगा इसका फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए, सी ए, ठीक है। यहाँ पर सी बी दिया हुआ है और सी ए इसमें दिया हुआ है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखना नहीं है क्योंकि टाइम की बर्बादी हो जाएगी, पहले हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना पेपर में। अरेंज द गिवन इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑफन डिसहार्टन फेस फेलियर्स व्हेन वी आर। तो ऑफन किसे कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसको काट दो पहले से, फेस फेलियर्स, सीधा फेस फेलियर्स लिखा हुआ है, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्यू से भी, इसको भी काट दो। व्हेन वी, जब हम, इससे शुरू हो सकता है आर से, ठीक है, और पीछे ऑप्शन भी दो बचे हैं आर वाली, तो आर से शुरू होगा व्हेन वी, और साथ में वी तो आर के साथ एस तो लगेगा नहीं, व्हेन वी, फिर वी लगेगा, नहीं लगेगा, आर के बाद एस तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, व्हेन वी, यहाँ पे दिया हुआ है सी है, सी ऑप्शन में, क्यू दिया हुआ है, व्हेन वी फेस फेलियर्स वी आर एस ओपन डिसऑर्डर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे 41 to 43 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एरर्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट है एरर्स वाला, क्योंकि मेरी खुद की इसमें गलती हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। या ए में पार्ट होगा, या बी में होगा, या सी में होगा, या फिर नो एरर होगा, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो सब लोग इससे जानू है। 41 क्वेश्चन, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, जब वैक्सीन इंडियन मार्केट को हिट की, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, हिट की व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। तो ये पास्ट की बात हो रही है, जब उसने हिट किया तो वो कंट्रोवर्सी में चली गई मतलब वास का प्रयोग होगा, ठीक है, पास्ट का ही प्रयोग होगा, पास्ट वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली पास्ट ही, जहाँ पे पास्ट का ही पास्ट वर्ब यूज होगा ना, वास ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये वाला, सी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, तो वेरी के साथ हमेशा हार्डली नहीं लगता है, वेरी हार्ड होता है, कोई भी हार्डली नहीं आता है, वेरी हार्ड होता है, तो सी ऑप्शन, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, कंपनी ने ऑर्डर किए हैं सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट होती है सम न्यू इक्विपमेंट, आगे सम लगा हुआ है, कुछ तो गिनती है ना उसकी, सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो एस नहीं लगेगा इक्विपमेंट से, ओनली इक्विपमेंट आएगा, तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म, हमें क्या, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, डूइंग मोर गुड देन हार्म, ठीक है, डूइंग मोर गुड, ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, किससे, नुकसान होने से, ठीक है, नुकसान होने से
गुड देन हार्म, नुकसान से ज़्यादा क्या है, अच्छा करो, ठीक है। नुकसान से बचने के लिए क्या करेंगे, अच्छा करेंगे हम। डूइंग मोर, ठीक है। वी शुड गो के साथ आएगा अबाउट, ठीक है। गो अबव नहीं होगा, अबव होगा ऊंचे के लिए, गो ऑन भी नहीं आएगा, गो टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो अबाउट। वी शुड गो अबाउट, हमें किसके लिए जाना चाहिए, डूइंग मोर गुड। वी शुड गो अबाउट किसी के लिए, ठीक है। अबाउट होता है किसी के लिए, तो अबाउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, व्हेन वी गो होम लास्ट इवनिंग, जब हम लास्ट इवनिंग होम गए थे, घर गए थे, वी फाउंड दैट द गेस्ट, तो पास्ट की बात हो रही है। जब हम पिछली शाम को घर पहुंचे थे, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या पाया, वी फाउंड दैट द गेस्ट, तो हमने क्या पाया, जो गेस्ट है वो अराइव्ड हो गए, हैव अराइव्ड, हैज अराइविंग वो आ रहे थे, या इज अराइविंग वो आ रहे हैं, या हैड अराइव्ड आएगा, ठीक है। पास्ट पास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होगा ये हमारे पास, हैड अराइव्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसके साथ हैड ही आएगा। आगे देखिए 46 क्वेश्चन, हाइपोक्राइट्स ट्राई टू डैश अपीयरेंस, जो पखंडी होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, अपीयरेंस होता है दिखावे की, पखंडी दिखावे की कोशिश करते हैं, दिखावे की कोशिश करते हैं। हाइपोक्राइट्स ट्राई टू कीप, ओवर नहीं आएगा, कीप अप नहीं आएगा, कीप अवे नहीं आएगा, सीधा सेंस बन रही है कीप अपॉन, ठीक है। एक कहावत जैसा बन रहा है, हाइपोक्राइट्स ट्राई टू कीप अपॉन, नहीं माफ कीजिए, कीप अपॉन नहीं आएगा, कीप अप होता है किसी काम को जारी रखना, ठीक है। कीप अप होता है किसी काम को जारी रखना, कीप ओवर दोबारा शुरू करना, ओवर, ठीक है। कीप अवे करना यानी कि साइड में करना, ठीक है। कीप अपॉन इसका सर संबंध है किसी के ऊपर फोकस करना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कीप अप होता है जो पखंडी लोग हैं वो क्या है, दिखावा करने पे लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो कीप अप हो जाएगा, है अप हो जाएगा, यानी करते रहना। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिमस, तो हमें समान अर्थ ढूंढना है। इनवेरिएबल का मीनिंग होता है अपरिवर्तनीय, जो चेंज नहीं होता है, तो इसका समान अर्थ ढूंढना है हमें, ठीक है। तो कांस्टेंट जो समान हो गया, ठीक है, कांस्टेंट होता है अपरिवर्तनीय, कभी चेंज ना हो। आगे देखिए इटर्नल क्या होता है, इटर्नल आपको पता होगा, इटर्नल होता है अमर जो हमेशा अमर रहो, या अनचेंजिंग, कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेचुअल का मीनिंग होता है समान, जो समान रहे, कभी चेंज ना हो। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, फोकस क्या होता है, फोकस होता है इकट्ठा करना, ठीक है, किसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, केंद्रित मतलब इकट्ठा करना, अब किसी को केंद्रित कर लिया तो इकट्ठा करना है, कि होगा इसका, ये मीनिंग आपको बता रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिस्पर्स एंटोनिम हो जाएगा, डिस्पर्स का मीनिंग होता है फैलाना, और फोकस का हमारे पास हो गया ऑप्शन के हिसाब से इकट्ठा करना, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, डिस्पर्स। लास्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम का मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, इसका हो जाएगा संतुलन करेक्ट इसका हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास है वर्कआउट, डिस्टर्ब, इम्बैलेंस और अनइवननेस, इम्बैलेंस, डिस्टर्ब और वर्कआउट, चार ऑप्शन है आपके पास। क्या बताना है आपको, एंटोनिमस बताना है आपको, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, और आपको अपने स्कोर बताने हैं। 40+ आपके स्कोर आ गए हैं, मान लीजिए 40+ आ गए इस पेपर में, तो आपकी सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ पक्की है। 35 आ रहे हैं तो भी आप सोच लीजिए आपका तैयारी अच्छी चल रही है। 40+ पेपर में आ गए हैं तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है।